हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग का 3 एंट्री बेसिकली 3 टॉपिक से रिलेटेड एंट्री बचा हुआ था और वो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो है वो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री था, जो कि हम लोग आज करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड सेकंड जो है वो आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। रियलाइजेशन प्रॉफिट कहिए या रियलाइजेशन आप गेन कह सकते हैं। और थर्ड जो इसी में आपका रियलाइजेशन लॉस भी आ जाता है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट या गेन और रियलाइजेशन लॉस से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री। एंड थर्ड जो है वो है आपका सरप्लस और डेफिसिट। दैट मीन्स ये किस चीज का एंट्री है? ये है आपका सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि डिसोल्यूशन के केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट किस प्रकार किया जाता है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री ये है। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड मेजर एंट्री हम लोग का बचा हुआ था, जो कि हम लोगों को करना है। अभी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, फिर जाके टॉपिक कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कि आखिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको इसका अकाउंटिंग समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। देखिए, कहीं कहीं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ मिलेगा या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलिए या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों का सेम मीनिंग है। लेकिन आखिर इसका मीनिंग है क्या? ये रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस आखिर होता क्या है? तो देखिए, आपको एक चीज बता दें, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, ऐसे सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म काफी सारा लीगल एक्सपेंसेस होता है, बहुत सारा अकाउंटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो कहीं न कहीं उस पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज करने के लिए, उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए जो कुछ भी लीगल एक्सपेंसेस या अकाउंटिंग एक्सपेंसेस होता है, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। लेकिन एक चीज इसमें और आपको समझना है। एक आप तो देखिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज करते वक्त, एक पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करते वक्त, एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूशन करते वक्त जो कुछ भी कानूनी खर्च, दैट मींस लीगल एक्सपेंसेस या अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दूसरी बात, एक चीज और है, वो है रेम्यूनरेशन ऑफ या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कह सकते हैं आप। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कहने का मतलब हो गया सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ये रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और सैलरी और कमीशन टू पार्टनर का क्या मतलब हुआ? देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन करना है। अब डिसोल्यूशन का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस आखिर करेगा कौन? जैसे कि एक एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको। सपोज एक पार्टनरशिप फॉर्म है एबीसीएन कंपनी। अब एबीसीएन कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। अब ऐसे सिचुएशन में इसमें 3 पार्टनर देख रहे हैं आप, एक है ए, बी एंड सी। अब इस पार्टनरशिप फॉर्म का सपोज डिसोल्यूशन हो रहा है, ये पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है। अब अगर इस पार्टनरशिप फॉर्म को बंद किया जा रहा है, दैट मींस पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज किया जा रहा है, तो इसको क्लोज करने से रिलेटेड जो कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जो कुछ भी अकाउंटिंग होगा, वो अकाउंटिंग कोई न कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसको कि डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग करने आता है, जिसको डिसोल्यूशन का प्रोसेस पता है। तो अब डिसोल्यूशन का प्रोसेस किसको पता है? मे बी ऐसा हो सकता है कि इस तीनों पार्टनर में से भी किसी को पता हो कि हाँ, एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है, उसका कौन कौन सा स्टेप है, क्या क्या रूल है, वो सारा रूल्स उसको पता है कि हम किस तरीके से डिसोल्यूशन होता है। इस पार्टनर सपोज सी को पता है या बी या ए को पता है, मान लेते हैं सी को पता है, सी खुद डिसोल्यूशन कर सकता है। और अगर सपोज इस तीनों पार्टनर में से किसी को भी पता नहीं है, अगर किसी को डिसोल्यूशन का वर्क नहीं पता है, अगर डिसोल्यूशन कैसे होता है ये नहीं पता है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी एक्सटर्नल पर्सन को, किसी बाहरी आदमी को, किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा जिसको कि डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग आता है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएगा, कोई हमको एक फॉर्म का डिसोल्यूशन करना है और उसका लीगल प्रोसेस, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है ये आप कर दीजिए। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर किसी सीए को या किसी बाहरी आदमी को अगर आप बुलाते हैं इस फॉर्म का डिसोल्यूशन करवाने के लिए, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये पेमेंट लेगा।
ये जो कुछ भी पेमेंट लेगा दैट पेमेंट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन, या सैलरी या फी कहिए या कमीशन कहिए, जो बोलिए आप, ये पेमेंट लेगा तब डिसोल्यूशन करवाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम सीए को नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि इस पार्टनरशिप फॉर्म का एक पार्टनर है सी इतना कॉम्पिटेंट है, इतना योग्य है कि उसको पता है कि आखिर फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। जो काम सीए कर सकता है वो काम इस पार्टनर को यानी कि सी को पता है, इसलिए सीए को बुलाने की जरूरत नहीं है, बाहरी आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं। सी वही काम कर रहा है जो काम एक बाहरी आदमी आगे करता। तो बाहरी आदमी आगे करता तो पेमेंट लेता, तो क्या सी को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, सी को पेमेंट मिलेगा, और सी को जो कुछ भी पेमेंट मिलेगा उस पेमेंट को क्या बोला जाएगा? रेम्यूनरेशन टू सी, दैट मींस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, या सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सी को यानी कि जो सी को जो पेमेंट मिल रहा है उस पेमेंट को तो हम लोग ये नाम दे दिए, लेकिन आखिर ये सी को पेमेंट क्यों मिल रहा है? क्वेश्चन है कि सी को पेमेंट क्यों मिल रहा है। दो इसका ऑप्शन होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम आपको ये बार-बार रिपीट कर रहे हैं। आखिर सी को पेमेंट क्यों मिल रहा है? गौर से देखिएगा, सी को पेमेंट मिल रहा है किस काम के लिए? सी को पेमेंट मिल रहा है डिसोल्यूशन वर्क को परफॉर्म करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी सर्विस है, जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो काम है, उस काम को अंजाम दे रहा है कौन? सी। डिसोल्यूशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसको परफॉर्म करने का सर्विस कौन दे रहा है? सी। तो सी ने जो डिसोल्यूशन का वर्क किया, डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग किया, फॉर्म का जो डिसोल्यूशन किया, उसके सर्विस के बदले, उसके मेहनत के इनाम के रूप में मिल रहा है उसको कमीशन, या आप फी कह सकते हैं, दैट मींस रेम्यूनरेशन टू सी, दैट मींस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या यही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है? ये जो रेम्यूनरेशन सपोज सी को मिल रहा है, सपोज सी ने डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग करवाया, फॉर्म का डिसोल्यूशन करवाया, किसने? सी ने। इसके बदले में सपोज सी को पेमेंट मिल रहा है 1000, सी को पेमेंट मिल रहा है 1000। ये पेमेंट कौन कर रहा है? फॉर्म। एबीसी एंड कंपनी पेमेंट कर रहा है सी को कि भाई तुमने फॉर्म का अकाउंटिंग कर दिया, डिसोल्यूशन करवा दिया, इसके बदले तुमको पेमेंट मिल रहा है कितना? 1000 रुपया सैलरी या कमीशन यानी कि रेम्यूनरेशन मिल रहा है कितना? ये 1000। क्या ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है? देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये है या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन आपको एक चीज बता रहे हैं कि ये सी के लिए तो रेम्यूनरेशन है, सी के लिए क्या है? रेम्यूनरेशन। अब सवाल ये उठता है कि एबीसी एंड कंपनी के लिए क्या है? देखिए एबीसी एंड कंपनी के लिए अगर हम लोग देखें तो इसको हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एबीसी एंड कंपनी डिसोल्यूशन के नाम पे दो प्रकार का खर्च कर रहा है। एक तो रेम्यूनरेशन दे रहा है, एक रेम्यूनरेशन दे रहा है किसको? सी को 1000 का, और दूसरा जो है ये अदर कोई एक्सपेंसेस होगा, किसी प्रकार का कोई भी, मान लीजिए कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई डीड, कोई स्टाम्प, किसी टाइप का ऐसा कोई भी चीज बनाना पड़ रहा है जो कि लीगल एक्सपेंसेस में आएगा, जो कि किस में आएगा? लीगल एक्सपेंस में आएगा। तो अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो फॉर्म के लिए दैट मींस एबीसी एंड कंपनी के लिए ये दोनों का दोनों रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है। जो आपका ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो रेम्यूनरेशन सी को मिल रहा है वो, और सपोज ये लीगल एक्सपेंस कितना है? 500। टोटल अगर देखें तो 1500 रुपया रियलाइजेशन से रिलेटेड या डिसोल्यूशन से रिलेटेड टोटल एक्सपेंस जो है वो है 1500। दैट मींस 1500 को हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस में काउंट करेंगे या डिसोल्यूशन एक्सपेंस में काउंट करेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये जो सी को रेम्यूनरेशन मिल रहा है और तो सी की क्या जिम्मेदारी है? देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ये जो 500 रुपए का एक्सपेंसेस है, सी को रेम्यूनरेशन मिला, सी को रेम्यूनरेशन किस बात के लिए मिला है? सी को मिला है रेम्यूनरेशन कि वो डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग करेगा। तो क्या इस डिसोल्यूशन से रिलेटेड ये जो खर्च है 500 रुपया, इस खर्च को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सी के ऊपर है? नहीं, सी के ऊपर नहीं है। सिंपल सा बात है, आप सी को बुलाए थे किस काम के लिए? सी को बुलाए थे। देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल बताते हैं कि आप मान लीजिए घर पे कोई पूजा करवा रहे हैं, गौर से सोचिएगा, आप पूजा करवाने के लिए किसी पंडित जी को बुलाए, तो पंडित जी का जो दक्षिणा होगा वो आप देंगे, और दूसरा चीज उस पूजा में कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ सामान खरीद के लाना होगा। अब जो सामान खरीद के लाएगा उसका भी पैसा कौन देगा? उसका पैसा पंडित जी थोड़ी देगा जी। पंडित जी बोला कि हम लेंगे कितना? 501 रुपया, ये तो उसका क्या हो गया? पेमेंट। अब बाकी जो आपका फूल पत्ती है उसमें जो खर्च हुआ आपका पूजा में, उसका खर्च तो आप अलग से करेंगे। सपोज उसमें खर्च हुआ कितना? 100 रुपया, तो आपका टोटल खर्च हो गया कितना? 601। लेकिन उसमें से 501 कौन ले रहे हैं? जो आपको पूजा करवाए हैं।
बाकी 100 रुपीज पूजा का मटेरियल में खर्च हुआ, तो आपके लिए टोटल खर्च कितना है 601, लेकिन इनका पंडित जी का पेमेंट कितना है मात्र 501, और 100 रुपीज किसका खर्च है आपका पूजा सामग्री का खर्च है। सेम यही चीज है, आपने सी को बोला कि डिजोल्यूशन करवा दो, सी ने डिजोल्यूशन का सर्विस दिया, उसका चार्ज लिया कितना 1000, इसके अलावे वो जो डिजोल्यूशन करवाया उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी हुआ, वो खर्च हुआ कितने का 500 रुपया, तो फॉर्म के लिए टोटल खर्च हो गया कितने का 1500 रुपए का, लेकिन सी को पेमेंट कितना हुआ 1000 और 500 रुपए ये फॉर्म भुगते, फॉर्म तो भुगतेगा पूरा का पूरा 1500, जिसमें से सी के हाथ में कितना जाएगा 1000, खर्च कितना हुआ 500 रुपए एक्स्ट्रा, टोटल खर्च हुआ 1500, जिसमें सी का पेमेंट कितना था 1000। यानी कि हम यहाँ पर समझाने की कोशिश ये कर रहे थे कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कभी भी पार्टनर के रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं होता। हम क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट पार्टनर के रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं होता, ये रेम्यूनरेशन जो है 1000, इसके अलावा एक्सक्लूडेड अमाउंट होता है, क्या चीज रियलाइजेशन लीगल एक्सपेंसेस का अमाउंट या रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट। देखिए इसमें अलग अलग डिफरेंट केसेस, अभी हम आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड एक भी एंट्री नहीं बताए, अभी आपको कुछ बेसिक कांसेप्ट उसका बता रहे थे, अभी हम इसका एंट्री बताएंगे तब पूरी बात आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि डिजोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री आखिर होता क्या है। अब इसमें एंट्री आखिर इसका क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में इसमें डिफरेंट केस है, उन सारे केसेस को आप समझेंगे तब जाके आपको एंट्री समझ में आएगा। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिजोल्यूशन एक्सपेंस का एंट्री समझने के लिए सबसे पहले दो टर्म का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। देखिए एक टर्म होता है बोर्न और एक वर्ड होता है पेड, एक होता है पेड, ये दो अलग अलग वर्ड है। जैसे हम कहते हैं क्या, एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 बोर्न बाय मी एंड पेड बाय यू, मींस व्हाट, मींस वो जो खर्च था, वो जो एक्सपेंस था, उस एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाए थे, बोर्न बाय मी, कि उस खर्च का पेमेंट हम खुद करेंगे, दैट मींस उस एक्सपेंस को हम बेयर करेंगे, हम बोर्न करेंगे, ऐसा हम बोले थे, बोर्न बाय मी, बट एक्चुअली पेड बाय यू, लेकिन हमने पेमेंट किया नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ा। बोर्न का मतलब होता है किसी एक्सपेंस के सेंस में, बोर्न वर्ड का मीनिंग होता है कि आप उस एक्सपेंस को, उस खर्च को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले चुके हैं, कि आप उस खर्च का पेमेंट खुद आप करेंगे। लेकिन पेड का मतलब हो गया कि अल्टीमेटली उस एक्सपेंस का पेमेंट किसने किया। तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिजोल्यूशन एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और आखिरकार पेमेंट किसने किया। दैट मींस रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बेयर किया और किसने पे किया है। बेयर का मतलब आपको बताया कि जिसके ऊपर एक्सपेंसेस को, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट मींस एक्सपेंसेस वो बेयर करता है, और जो अल्टीमेटली पे करता है, दैट मींस एक्सपेंसेस उसकी तरफ पेड हुआ है। देखिए यहां पे सिंपली अगर हम आपको बताएं, एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, याद रखिएगा एबीसीएन कंपनी फॉर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। हम कहते हैं क्या, सिंपली यहां पर बोल रहे हैं फर्स्ट केस कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, आप इमेजिन कीजिए कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा जनरली मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 500 रुपया। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपया दिया हुआ है, आखिर इसके बारे में अकाउंटिंग क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी। देखिए सबसे पहले इसकी एंट्री करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री करना हो, आपको सिंपल सा बात समझा दे, काम का चीज यही शुरू हो रहा है, यहां से आपका अकाउंटिंग एंट्री सिखा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जब भी आपको नजर आ जाए क्वेश्चन में, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री होता है, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और आखिरकार पेमेंट किसने किया है। पेमेंट करने वाला आखिर है कौन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कौन है। कुछ लोग हैं, कौन कौन, एक तो फर्म है और दूसरे उसके पार्टनर्स, जैसे सपोज एबीसीएन कंपनी है, एक हो गया एबीसीएन कंपनी और दूसरा इधर आ गया ए बी और सी। यही सारे लोग में से कोई बेयर करेगा कोई पे करेगा, ठीक है, बस बात इतनी सी है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सपोज रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है 500, अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी और आखिरकार पेमेंट किसने किया है। लेकिन जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा कि किसने किसको पेमेंट करना था और किसने पेमेंट किया है,
तब तक आप एंट्री नहीं पास कर सकते। इसलिए फर्स्ट जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है ये समझिए, फिर एंट्री बता रहे हैं। याद रखिएगा जब भी ऐसा लिखा हुआ है इसका सिंपल सा बात समझिएगा कि इस रियलाइजेशन एक्सपेंस को 500 को पेमेंट करने की, इसको बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की। किसकी थी? फर्म की। और फर्म ने खुद इसका पेमेंट भी किया है। यानी कि सिंपली हम ये बता रहे हैं आपको कि जब भी क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो और क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि किसने बेयर किया और किसने पे किया, ऐसे सिचुएशन में आप ये मानेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी और फर्म ने खुद पे किया है। दैट मींस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm and paid by firm। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि realization expenses borne by firm and paid by firm। ये आपका फर्स्ट केस है। अब कहता है कि इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल सा इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 500 एंड 500। ये आपका फर्स्ट केस और उसका फर्स्ट एंट्री। सेकंड केस हम लिख रहे हैं इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm and paid by पार्टनर बी ₹1000। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ। सेकंड केस ये कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की। यानी कि ये जो 1000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस था इसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी थी एबीसीएन कंपनी की, बट एबीसीएन कंपनी ने इसका पेमेंट किया नहीं। एक्चुअली में इस फर्म का जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था 1000 उसका पेमेंट कर रहा है कौन? पार्टनर। कौन सा पार्टनर? बी। अब ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं। पहला वाला केस था कि एबीसीएन कंपनी खुद बॉन्ड किया है और एबीसीएन कंपनी खुद पे किया। दैट मींस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। ये फर्स्ट केस था और फर्स्ट केस की आप एंट्री देखें। सेकंड केस था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म, एबीसीएन कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंस को बेयर कर रहा है बट एक्चुअली पेमेंट कौन कर रहा है? बी। ऐसा सेकंड केस आप देख रहे हैं। अब ऐसा जब सिचुएशन है तो इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपली आप याद रखिएगा कि जिस पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया, अल्टीमेटली बी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी पेमेंट करने की। इस रियलाइजेशन इस 1000 के पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्म के ऊपर, दैट मींस एबीसीएन कंपनी के ऊपर। उसके बावजूद भी बी ने अपने पॉकेट से पेमेंट किया है। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि बी ने कैपिटल लगाया एबीसीएन कंपनी के अंदर, बी का कैपिटल बढ़ना चाहिए, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो पार्टनर पेमेंट किया उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। सपोज ए पेमेंट करता है एंट्री हो जाता है रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, सपोज सी करता है रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल। यहां पे बी ने पेमेंट किया तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। थर्ड आप देख सकते हैं यहां पे कहते हैं क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सपोज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by partner A and paid by firm, suppose ₹1000। अब देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट केस है। जो सेकंड में आप देख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट केस यहाँ पर थर्ड दिख रहा है आपको। इसमें था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm and paid by partner B। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by partner A and paid by firm। यानी कि रियलाइज थर्ड वाले केस में कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ए की। दैट मींस borne by A। लेकिन ए पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। दैट मींस ए पेमेंट नहीं कर पाया, लेकिन बोला तो हम पेमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था borne by A, लेकिन पेमेंट वो नहीं कर पाया। इसके बदले पेमेंट कौन किया है? एबीसीएन कंपनी। यानी कौन पेमेंट कर रहा है? फर्म। तो कहता है फिर इसकी एंट्री क्या होगी? ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर चूंकि फर्म के बदले पार्टनर पेमेंट किया था, पार्टनर कैपिटल को बढ़ा दिए थे ना, यहाँ पे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि पार्टनर के बदले कौन पेमेंट कर रहा है? फर्म पेमेंट कर रहा है। यानी कि पार्टनर कैपिटल क्या करेंगे? कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और एंट्री कर देंगे क्या चीज? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
सपोज 1000, इसका भी अमाउंट था 1000 एंड 1000। फोर्थ केस का अगर हम बात करें, फोर्थ केस क्या कहता है ये देखिए, कहता है क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by a partner and borne by a partner, suppose B, and paid by same partner ₹500। इसका क्या मतलब हो? कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी? बी की, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर कौन किया था? किसने कमिटमेंट किया था रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करेंगे? बी ने, और बी ने खुद पेमेंट किया। दैट मींस बेयर भी किसने किया है? बी ने, और पेमेंट भी किसने किया है? बी ने। तो कहता है कि इसकी एंट्री क्या होगी? कहता है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसका सिंपल सा आंसर होगा नो एंट्री। यानी कि सिंपली याद रखेंगे कि चूंकि अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद रियलाइजेशन एक्सपेंस को बेयर करता है और खुद पेमेंट भी करता है, दैट मींस रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी खुद लेता है और उसका पेमेंट भी करता है। इसका ऐसे सिचुएशन में इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट फॉर्म के ऊपर नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं ये ट्रांजैक्शन पार्टनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, इसलिए फॉर्म में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए फॉर्म की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं हो पाएगी। फिर यहां पर देखिए, सपोज यहां पर हम लिखते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट केस है आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्ड बाय अ पार्टनर ए एंड पेड बाय पार्टनर बी ₹2000। मीन्स व्हाट? इस रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसने लिया था? ए ने, बोर्न बाय ए। लेकिन एक्चुअली में पेमेंट कौन कर रहा है? बी। दैट मींस देखिए सारे केस में डिफरेंस है, आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे सारे केस में डिफरेंस है। पहले वाले केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी, हर एक चीज में यही नोटिस करना है कि पेमेंट किसको करना था और पेमेंट किसने किया है। इसी के बेस पे केस अलग अलग हो रहा है और एंट्री अलग अलग हो रही है। हम पहला केस में देख सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करना था, किसको? फॉर्म को पेमेंट करना था, फॉर्म खुद पे किया है, इसकी एंट्री। दूसरा केस आप देख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी? फॉर्म की, लेकिन पेमेंट कौन किया है? बी, यानी कि पार्टनर। आप देख सकते हैं थर्ड केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की, लेकिन पेमेंट किसने किया है? फॉर्म ने। फिर आप फोर्थ केस में देख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की, यानी कि बी की, और वही सेम पार्टनर जिसकी रिस्पांसिबिलिटी वही खुद पेमेंट कर रहा है, यानी बी को पेमेंट करना था, बी खुद पेमेंट कर रहा है, सेम पार्टनर, दैट मींस बी खुद पेमेंट कर रहा है। ये आप केस देखिए। और फिफ्थ केस आप देख सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कहता है बोर्न बाय पार्टनर ए एंड पेड बाय पार्टनर बी। दैट मींस को ये बोल सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय अ पार्टनर बट एक्चुअली पेड बाय अनदर पार्टनर, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करना था किसी और को, बट एक्चुअली पेमेंट कोई और पार्टनर कर रहा है। दैट मींस आप देख सकते हैं कि ए को पेमेंट करना था, उसके बदले कौन पेमेंट कर रहा है? बी। जिसको पेमेंट करना था, इसकी एंट्री क्या होगी? जिसको पेमेंट करना था उसके बदले, ए के बदले कौन पेमेंट कर रहा है? बी। तो ए को पनिशमेंट मिलना चाहिए उसका, ए को ये पनिशमेंट मिलेगा, ए का कैपिटल कम कर दिया जाएगा, और बी को उसका रिवार्ड मिलेगा क्योंकि उसके बदले पेमेंट किया है, बी को रिवार्ड मिलेगा, बी के कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आप सिंपली ऐसे समझिए, जिसको पेमेंट करना था उसके कैपिटल को डेबिट कर देना है, और जिसने एक्चुअली पेमेंट किया उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। यानी कि यहाँ पे एंट्री अगर हम करें तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा आपका कितने से? 2000 से 2000 से। ये आप अभी तक टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड 5 केसेस देखे हैं। क्वेश्चन में इसमें से कोई भी केस आपके सामने आ सकता है, जो भी केस आपके सामने आएगा उससे रिलेटेड आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ सकती है। अब यहां पर देखिए, सपोज एक पार्टली का केस आता है। पार्टली का केस क्या होता है ये देखिए, सपोज लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹4000
borne by firm but 60% paid by C मीन्स व्हाट। देखिए टोटल 4,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस है जिसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी, जिसको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एबीसीएल कंपनी की यानी कि फर्म की। और उसमें से आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली 60% यानी कि इस 4,000 का 60% यानी कि 2,400 रुपया अल्टीमेटली पेमेंट कौन कर रहा है, सी। पूरा का पूरा 4,000 पेमेंट करना था एबीसीएल कंपनी को, जबकि इस 4,000 रुपए में से एबीसीएल कंपनी मात्र 1,600 यानी 1,600 रुपया खुद पेमेंट करता है और बाकी 2,400 रुपया उसके बदले कौन पेमेंट कर रहा है, सी पेमेंट कर रहा है। 4,000 इसको पेमेंट करना था, इस 4,000 में से मात्र ये खुद पेमेंट कर रहा है कितने का, 1,600 का, और इसके बदले 2,400 रुपए पेमेंट कौन कर रहा है, सी। अब देखिए ये हो पार्सली का केस है, क्योंकि दो भाग में बट गया 60% एंड 40% के केस में। तो कहता है फिर इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए ये सिंपली कुछ ऐसा हो गया, ये जो फर्स्ट और सेकंड केस आप देख रहे हैं ना, इस फर्स्ट एंड सेकंड केस का जो मिक्सचर है वो है आपका 6 नंबर केस, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पेमेंट का था और यहाँ पे पार्टनर ये फॉर्म को खुद पेमेंट किया है उसका और ये पार्टनर पेमेंट किया है उसका, ये दोनों एंट्री को मिला दीजिए, कुछ ऐसा ही एंट्री यहाँ पे होने वाला है। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस में टोटल का टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस था 4,000 का, जिसमें से फॉर्म खुद पे किया है कितना परसेंट, 40%, और 60% पेमेंट किया है कौन, सी। तो फॉर्म जो 40% पेमेंट किया है उसका हो जाएगा यहाँ पे टू कैश या बैंक अकाउंट 40%, दैट मींस 1,600। बाकी जो बचता है कितना 60% वो पेमेंट कर रहा है कौन, सी। यहाँ पे हो जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 2,400। ये आपका 6 नंबर केस था। इसके अलावा नेक्स्ट केस क्या कहता है, नेक्स्ट केस जो आपको वहां पे भी बता रहे थे स्टार्टिंग में रेम्यूनरेशन का, कि अगर कोई पार्टनर सर्विस देता है डिलीवरी से रिलेटेड और उसको अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलती है तो उसकी एंट्री क्या होगी, यही चीज का अभी भी बता रहे हैं। यानी कि अगर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन वर्क, डिसोल्यूशन का वर्क किया है उसके लिए पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सपोज पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सपोज बी को मिल रहा है 2,000 रुपए का, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड 2,000। ये सारा का सारा टोटल 7 केस आप देख रहे हैं जो कि रियलाइजेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन में एक फुल फ्लेज जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन वैसे तो रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड भी कुछ आपका क्वेश्चंस एग्जांपल्स होगा बुक में, जिसमें कि आपको सिंपली जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा और यही जर्नल एंट्री होगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसमें कि रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा और उस एडजस्टमेंट्स को पढ़ के आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा क्वेश्चन में कि आखिर इन 7 केसेस में से कौन सा केस है और उस केस के हिसाब से उसकी एंट्री आपको पता होनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से आप एंट्री करेंगे, फिर इसका काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आपको बताया हम रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड तमाम चीज। इसके बाद जो आपके इसमें बचा हुआ है वो है एक रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस का अगर हम बात करें तो सिंपली आपको बता दें कि रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस के केस में आखिर होता क्या है। देखिए जैसे आपको बता दें कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े थे, आप चैप्टर नंबर 4 से बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते आए हैं। चैप्टर 4 में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखे थे, चैप्टर 5 में एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर एक जगहों पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट था। वहां पे आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें देखते थे कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में ट्रांसफर होता था और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज्यादा होता था तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता था और अगर डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट से तो रिवैल्यूएशन लॉस।
वैसे यूनिवर्सल रूल है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी नॉमिनल अकाउंट है और उस नॉमिनल अकाउंट का अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उस नॉमिनल अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड अगर उसके डेबिट साइड से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा प्रॉफिट ही देगा, और अगर उस नॉमिनल अकाउंट का डेबिट अगर क्रेडिट से ज्यादा हो गया तो डिफरेंस हमेशा लॉस ही देगा। यहाँ पे आपको बता दें कि आप याद कीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते थे, वो भी एक नॉमिनल अकाउंट था, वहां पर भी आपका क्रेडिट ज्यादा होता तो प्रॉफिट बढ़ता था पार्टनर के बीच, डेबिट ज्यादा होता तो लॉस बढ़ता था। इसके अलावा आप एनपीओ में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़े थे, वहां पर भी इनकम साइड अगर ज्यादा होता था, अगर एक्सपेंस साइड कम होता था तो सरप्लस होता था, और एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया दैट डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो आपका क्या होता था, डेफिसिट होता था। सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप क्या बोलते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े, जिसका क्रेडिट ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता था, डेबिट ज्यादा होता तो लॉस होता। हर एक जगह पे 11th में आप पीएल अकाउंट पढ़े थे, पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो नेट प्रॉफिट होता था, डेबिट साइड ज्यादा होता था नेट लॉस होता था। ये यूनिवर्सल रूल है, किसी प्रकार का कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट है, अगर उसका क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा हो गया तो डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट ही होगा, और अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा होगा तो डिफरेंस हमेशा लॉस ही होगा। यहाँ पे उसी प्रकार रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आपको बताए थे कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टनरशिप फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है वो जिस अकाउंट के थ्रू की जाती है दैट अकाउंट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेनली पर्पस होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है ऐसे सिचुएशन में जिन किसी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइज किया जाएगा, दैट इज बेचा जाएगा और लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा, इन सारे तमाम चीजों को कर लेने के बाद फाइनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हुआ, और जो भी हुआ आखिर कितने का हुआ, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनता है दैट अकाउंट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट, और वो भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि ये भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए ही बनाया जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा हो गया तो रियलाइजेशन लॉस आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें रियलाइजेशन अकाउंट का, तो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मेट देखते हैं तो सपोज ये रियलाइजेशन अकाउंट का ऑब्वियस सा बात है कि डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में काफी सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा, सपोज 30,000 दिख रहा है, 20,000 दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है, सपोज इधर मान लेते हैं कितना हो गया 60,000 क्रेडिट साइड में हो गया, और इधर मान लेते हैं 40,000 है। तो ऑब्वियस सा बात है ये 20,000 आएगा, दिस 20,000 इज रियलाइजेशन प्रॉफिट बिकॉज रियलाइजेशन का क्रेडिट ज्यादा हो गया किससे, डेबिट से। ये 20,000 क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट। सपोज अगर ये डेबिट ज्यादा होता क्रेडिट कम हो जाता, इधर बैलेंस आता तो होता रियलाइजेशन लॉस। और याद रखना है जो कुछ भी रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस होगा उसको सारे पार्टनर्स के बीच, पॉइंट टू नोटेड, सारे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं एबीसी पार्टनर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, जो रेशियो होगा उस रेशियो में इस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर सपोज रियलाइजेशन लॉस आता तो उस रियलाइजेशन लॉस को फिर इधर लिखते बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते। अब सवाल यहाँ पे उठता है इसकी एंट्री क्या होगी। देखिए रियलाइजेशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन प्रॉफिट जो बटा है वो कहीं न कहीं बढ़ के किधर आया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एंट्री इसकी क्या होगी, इसकी एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये एंट्री हुई। दैट मींस रियलाइजेशन प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर यहीं पे रियलाइजेशन लॉस सपोज अगर हो जाता है, दैट मींस अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है क्रेडिट साइड कम हो जाता है, दैट मींस अगर रियलाइजेशन लॉस होता है तो उस रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मींस ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, b's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दैट मींस सिंपली याद रखिए तो रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का हम लोग एंट्री देखे। रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस जो भी होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा आपको।
अब इसके बाद इसमें जो एंट्री बचा हुआ सिर्फ एक केस का लास्ट एंट्री बचा हुआ है, वो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट से रिलेटेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के सेटलमेंट से रिलेटेड एंट्री कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप रिजोल्यूशन के केस में जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब प्रिपेयर करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा। सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि किसी पार्टनर का जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बाय बैलेंस बीडी, सपोज ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर का एबीसी 30,000, 20,000 एंड 10,000। सपोज बी का अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट आइटम मान लेते हैं जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व है आपका 3,000, 2,000 एंड 1,000। सपोज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है यहाँ पे 4,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है, नेक्स्ट इधर हम लेते हैं आपका एक्युमुलेटेड लॉस। सपोज 5,000 है, 4,000 है एंड 3,000 है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ इस तरीके से है 2,000, 6,000 एंड 15,000। अब आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं इतना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया है। अब ऐसे सिचुएशन में सपोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो चुका है, अब हम लोग को इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। बारी बारी से हम सारे पार्टनर्स का देखेंगे। सपोज ए का देख रहे हैं, अगर ए का हम देख रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में ए के अकाउंट में हम सबसे पहले देखेंगे किधर ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। तो पता चल रहा है कि ए का जो क्रेडिट साइड है वो है 37,000 और डेबिट साइड की कम है 37,000 माइनस 7,000, ये आपका बैलेंस आता है कितने का 30,000 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए का क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है और डेबिट साइड कम हुआ है। दैट मींस ए का जो 30,000 जो बैलेंस आया है वो ए का क्रेडिट बैलेंस आया है, ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है। दैट मींस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का जो है ना वो कैपिटल अकाउंट में क्या है, सरप्लस है। सरप्लस है मींस ए का कैपिटल 30,000 से एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है। दैट मींस ए के पास ये राइट है क्योंकि अब ये फॉर्म बंद हो रहा है और उसका कैपिटल कितना एक्सेस है 30,000, तो ए ये 30,000 लेके अपने घर जा सकता है, यानी कि सिंपली सरप्लस हो गया। किसका, ए का 30,000 सरप्लस हुआ, ए 30,000 लेके जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, ए लेके आएगा। यही एंट्री हमको सिखाना था, ये हम बता रहे किसका एंट्री, सरप्लस का। सरप्लस का मतलब अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट साइड कम हो जाता है, क्रेडिट ज्यादा होता है और डेबिट कम हो जाता है, तो उस पार्टनर का सरप्लस आता है, जो कि यहाँ पर एक आया है कितना 30,000। ये सबका मतलब यहाँ पर ये है आपका 30,000 का था। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री सिंपली ये होगी कि ए जो है अपना 30,000 लेके जाएगा। एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 30,000 एंड 30,000। आप देख सकते हैं बी का सिचुएशन देखिए, बी का सिचुएशन कुछ कैसा है। तो यहाँ पर ए कैपिटल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू कैश या बैंक, ए का काम खत्म हो गया। अगर हम बी का बात करें तो बी का आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड में अगर देखें आपका तो डेबिट साइड में आपका है 10,000 यानी 25 और माइनस 10 यानी कि बी का भी क्रेडिट बैलेंस आया कितने का, सॉरी 15,000 का। बी का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बी का क्रेडिट साइड 25 है और डेबिट साइड कितना है 10, दैट मींस बी का जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया कितने का 15,000 में, यानी बी का भी सरप्लस आया, बी का भी क्रेडिट बैलेंस आया जैसा एक आया था और इसकी भी सिंपली एंट्री हो जाएगी। सेम केस है तो सेम एंट्री हो जाएगी, सिर्फ पार्टनर का नाम बदल जाएगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 15,000। लेकिन सी के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब सी का अगर देखें तो सी का डेबिट साइड जो है वो है 18,000 एंड क्रेडिट साइड आप देख सकते हैं कि मात्र कितना है 13,000, यानी कि यहाँ पर 18 हो गया तो यहाँ भी 18 होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सी का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितने का 5,000 का, यानी कि आप कह सकते हैं कि सी के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, दैट मींस सी का कैपिटल शॉर्ट कर रहा है, कम कर रहा है, यानी सी के ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी आ गई कि भाई साहब चूंकि आप चूंकि एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फॉर्म के, और आप पार्टनरशिप फॉर्म के अगर चूंकि पार्टनर है तो आप फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़े हुए हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो कुछ भी पार्टनर्स होते हैं उन सारे पार्टनर्स का लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं होता, क्या होता है अनलिमिटेड होता है। इसलिए चूंकि सी का कैपिटल ऑफ 5,000 से कम पड़ रहा है, इसलिए सी के ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी आ गई, वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से घर से 5,000 रुपए लाके पेमेंट करेगा और सी जो है वो पेमेंट करेगा, इसकी एंट्री हो जाएगी।
सी के लिए। आप सी का सिचुएशन अगर देखें तो सी का डेबिट ज्यादा हो गया किससे, क्रेडिट से, यानी कि सी को क्या आ गया, ए और बी का तो आप देख लिए, ए और बी का क्या हुआ, सी का अगर देखें तो सी का आ गया डेफिसिट, और सी का डेफिसिट आया दैट मींस सी को 5000 लेके आना होगा और इसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट होगी कितने से, 5000 से, 5000 से, यानी कि सी की कैपिटल हो जाएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट कितने से, 5000 से। ये तो था आपका कि आखिर एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होता है। एक्सेस जो होता है वो सरप्लस होता है और कमी जो आती है वो डेफिसिट होता है। सरप्लस के केस में पार्टनर जिस पार्टनर को सरप्लस हो वो पार्टनर अपना एक्सेस कैश कैपिटल के रूप में लेके जाता है और जिसका डेफिसिट होता है वो पार्टनर लेके आता है और इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है। ध्यान रहे कि जिस तरह से नॉर्मल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम लोग एडमिशन में, रिटायरमेंट में, सेम उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं होता था। वहां पे एडमिशन रिटायरमेंट में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे वहां पे लिखते थे 2 - CD, लास्ट में लिखते थे 2 - CD। 2 - CD इसलिए लिखा जाता था क्योंकि वहां पे क्लोजिंग कैपिटल दिखाना है। रीजन ये है कि नेक्स्ट ईयर क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म चल ही रही ना, तो नेक्स्ट ईयर फिर से बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में या इस ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में इस कैपिटल को दिखाना है, नेक्स्ट ईयर फिर बिजनेस करना है। लेकिन चूंकि ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, फॉर्म बंद हो रहा है, इसलिए अब क्लोजिंग कैपिटल दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिस पार्टनर का भी कैपिटल जितना ज्यादा या कम हो रहा है वो तो लाएगा या ले जाएगा, उसकी एंट्री होगी और काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद जितना भी अभी तक आपको बताए हैं, इसके बाद इसमें आपको बता दें कि कुछ कंसेप्ट जो है वो बचा हुआ नहीं है। हाँ, ये 2 चीज अभी डिसोल्यूशन चैप्टर का और बचा हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ भी बताया है वो सारा का सारा आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड ये आपका लेक्चर 3 है, जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट समझिए डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपका 80% कंसेप्ट हमने आपको बताया है मात्र 3 लेक्चर्स में। अभी जो कंसेप्ट बचा हुआ है वो कंसेप्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।